अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिज़िकल केमिस्ट्री का एक और टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। और फिज़िकल केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। यानी कि जो थर्ड ऑर्डर हमारे पास होता है केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के अंदर, उसकी डेरिवेशंस यहाँ पे आज हम सीखेंगे। देखिए, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है, इसकी हमारे पास कुछ केसेस होते हैं जिसकी बदौलत जो है हम उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें थर्ड ऑर्डर का पता हो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब क्या है। देखिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का जो मतलब है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई रेट इक्वेशन है तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि किन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस हवाले से हम कहते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें वो तीन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, या वो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसका जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर के 3 के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। वो आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो सेम रिएक्टेंट भी हो सकता है जिसके 3 मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। वो डिफरेंट रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों के तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, या दो सेम होंगे और एक डिफरेंट रिएक्टेंट होगा, उसके ऊपर उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि उसकी जो जनरल इक्वेशंस हमारे पास रेट की हमारे पास बनती है, या रेट लॉ की बनती है, या रेट इक्वेशन जो बनती है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होगी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू के होगा। हमारे पास कोई भी एक रिएक्टेंट हो और उस रिएक्टेंट की एक्सपोनेंट की जो पावर 3 होगी, तब हम उसको क्या कहेंगे, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये डिफरेंस हो सकता है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में हो, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है कि तीनों रिएक्टेंट जो हैं डिफरेंट हों और तीनों रिएक्टेंट के ऊपर रेट इक्वेशन जो है वो डिपेंड कर रही हो। तो इनके एक्सपोनेंट को भी अगर आप सम करें तो वो भी 3 के इक्वल हो जाएगा। तो समीशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो इस वक्त इनके समीशन जो है वो 3 के इक्वल है, तो इसलिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की आपके पास एग्जांपल हो जाएगी। यूं भी हो सकता है कि दो रिएक्शंस जो हैं वो सेम हो, एक रिएक्टेंट जो है वो डिफरेंट हो। यानी कि अब भी अगर आप इनके जो एक्सपोनेंट है उसका समीशन करेंगे तब भी वो 3 के इक्वल होगा। यहाँ पर भी इसका समीशन 3 के इक्वल था, यहाँ पर भी 3। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है उसके 3 केसेस जो हैं वो डोमिनेंट हैं आपके पास। बार दफा फोर्थ केस भी बनाया जाता है कि कंसंट्रेशन जो है वो दो की सेम है, रिएक्टेंट डिफरेंट्स हैं, उस हवाले से भी बनाया जाता है, लेकिन प्रॉपर ये 3 ही केसेस हैं। अब इन 3 केस में से हम फर्स्ट केस की जो है डेरिवेशन जो है वो हम लेंगे, यानी कि करेंगे इंटीग्रेशन डेरिवेशन, हम उसकी निकालेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे कि किस तरीके का उसका रिजल्ट आता है। अच्छा, उससे पहले अगर मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी लिखूं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के हवाले से, जैसे हमारे पास एक केमिकल है और वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन से रिएक्शंस करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। यानी कि इस वक्त नाइट्रिक जो ऑक्साइड्स है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर हम इस इक्वेशंस को यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया। तो 2 नाइट्रोजन ये हो गए, 2 नाइट्रोजन ये हो गए, और 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 1 जा 2 ये हैं, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब अगर आप इसका रेट इक्वेशंस निकालते हैं तो इसमें भी 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल है। बैलेंस इक्वेशन से भी 3 ही आ रहा है। तो अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पर हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में ये जरूरी नहीं होता है जो बैलेंस इक्वेशन से जो रिजल्ट आ रहा है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल एक और मैं अगर आपको दूं, यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है वो है फेरिक क्लोराइड। अगर हम फेरिक क्लोराइड को पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो किस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है फेरस आयोडाइड प्लस हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड और प्लस जो है वो आयोडीन बनता है।
अब इस इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करता हूं तो ये इक्वेशंस आपके पास किस तरीके से बैलेंस हो सकती है, इसका क्या रिजल्ट हमारे पास आ सकता है। तो इधर मैं आपके पास इसको 2 लिख रहा हूं, इधर इसको लिख रहा हूं 2, इधर भी 2 और इधर लिख रहा हूं 6। मेरा खाली इक्वेशन तकरीबन बैलेंस हो चुकी होगी। 2 3 6, 6 क्लोराइड ये हैं, 6 1 6 6 यहाँ पर मौजूद है, 2 आयरन यहाँ पर भी 2 आयरन हैं और यहाँ पर 6 आयोडाइड है। तो ये 2 2 4 हो गया, 2 ये हो गया, तो ये भी 6 हो गया। अब अगर आप यहाँ पर समीशन ऑफ एक्सपोनेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें तो 2 + 6 तो 8 हो जाता है। तो इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कभी भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस नहीं बताती है, क्योंकि जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसमें मैकेनिज्म ड्रा करते हैं और उस मैकेनिज्म के अंदर जो स्लो स्टेप होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। स्लो स्टेप होगा ये, वैसे 2 स्टेप में ये रिएक्शंस कंप्लीट होता है। तो इसमें जो इसका स्लो स्टेप होता है वो उसके जो रिएक्टेंट का एक्सपोनेंट है वो 2 के इक्वल हो, 3 के इक्वल होता है। इसलिए हम कहते हैं ये भी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल है, ये भी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की एग्जांपल है। तो ये दोनों एग्जांपल इस वक्त जो मैंने आपको दी हुई हैं ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की हैं। एक में आपके पास समीशन भी वो थर्ड ऑर्डर दे रहा है, लेकिन इसमें समीशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि 3 के इक्वल नहीं है। जब 3 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, वो नहीं, ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, क्योंकि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हम निकालते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होता है, तो इसलिए आपके पास वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं निकाला जा सकता। बाज दफा बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को यानी कि इंफॉर्मेशन दे रही होती है, वो बाज दफा नहीं भी देती है। तो इसकी एग्जांपल ऊपर वाली है और एक नीचे वाली भी एग्जांपल मौजूद। इस तरह की और बहुत सारे एग्जांपल जो है वो हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकालते हैं। तो अब हम इसके 3 केसेस हैं। अगर तीनों रिएक्टेंट सेम हो तब इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा, और तीनों रिएक्टेंट डिफरेंट हो तो तब क्या ऑर्डर निकलेगा। 2 रिएक्टेंट सेम हो, एक डिफरेंट हो, तो तब क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की किस तरह की इंटीग्रेटेड इक्वेशन होगी। इसमें से आज हम फर्स्ट इसको जो सेम वाला है उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब सेम वाले को यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है ए और प्रोडक्ट आपके पास है एक लिहाज से बी, तो इसको मैं 3 बना देता हूँ, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ए है जब टाइम हमारे पास 0 गुजरा, मतलब टाइम अभी तक रिएक्शन को स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम में ए है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी 0। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि कुछ टाइम हो चुका है जब रिएक्शंस को, इसका मतलब है कुछ प्रोडक्ट भी तो बन चुका होगा, क्योंकि जब रिएक्शंस को कुछ टाइम हो चुका है तो जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हुआ होगा, वो रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा, तो इसमें कमी आई होगी और इसके आपके पास कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ होगा। तो इसकी कंसंट्रेशन में जो इजाफा हुआ है फॉर एग्जांपल हम वो कहते हैं एक्स हुआ है, और इसकी कंसंट्रेशन में जो कमी आई है वो हमारे पास हो जाएगी a - x, मतलब जितना ये बना है उतना इसमें से हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन में हम आपके पास कंसंट्रेशन को बैलेंस करते हैं वो इस तरह हो जाएगा, जितना ये इंक्रीज होगा उतना ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक तो पोर्शन ये हो गया हमारे पास। अब ये है कि क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 3 है तो इसलिए इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 3 हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसमें कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास इस इक्वेशन की। तो अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन, अगर रेट इक्वेशंस में इसकी लिखता हूं तो वो कुछ यूं हो जाएगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k a माइनस x3। मतलब ये रेट इक्वेशन हमारे पास है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और k एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी कि हम इसको रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रेट इक्वेशन हो चुकी है। अच्छा, इस रेट इक्वेशन को बनाने के बाद हम आगे क्या करते हैं, आगे इसके क्योंकि हमारे पास स्टेप है, चीजें हम रखें, स्टेप क्या है वो अगर मैं आपको अभी से बता दूं कि पहले रेट इक्वेशन लिखनी है, फिर रीअरेंजमेंट करनी है, फिर इंटीग्रेशन लेनी है, फिर बाउंड्री कंडीशंस लगानी है, वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने हमेशा रेट इक्वेशन लिखनी होती है कि इस इक्वेशन से रेट इक्वेशन किस तरह की बन रही है। अब इसकी रीअरेंजमेंट करनी है। अच्छा, रीअरेंजमेंट किस तरह करनी है कि कांस्टेंट नंबर्स को हम एक साइड पर लेकर जाते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर लेकर आते हैं। वैसे तो टाइम भी चेंज हो रहा है लेकिन वो कंटिन्यूअस एक ही मतलब के स्पीड के साथ चेंज हो रहा होता है। तो आप ये जो कंसंट्रेशन है उनको एक साइड पर कर लेते हैं, बाकी सबको एक साइड पर। एक्स कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट की,
और A माइनस एक्स कंसंट्रेशन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो कंसंट्रेशन एक साइड पर कर देते हैं और बाकियों को एक साइड पर कर देते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि रीअरेंज द इक्वेशन, रीअरेंज द इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं तो इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास। यानी कि आपके पास इस तरीके से मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसको यहां पे शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा k n d t हो गया। मतलब ये आपके पास इक्वेशन क्या हो चुकी है, अरेंज हो चुकी है। कंसंट्रेशन एक साइड पर आ चुकी है और बाकी चीजें एक साइड पर हो चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन से इसकी फाइंड आउट करते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन का हमारे पास क्या रिजल्ट जो है वो एक लिहाज से आता है, उसको हम फाइंड करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन जब लेंगे तो इंटीग्रेशन हमें आनी चाहिए। इससे पहले भी मैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन है उसकी भी डेरिवेशंस कर चुका हूँ, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के केसेस की। तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं इसी चैनल में कि वहां पर भी आपके पास मैंने इस इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज हैं उनको मैंने समझाया हुआ है। तो एक दफा दोबारा भी यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। तो हम अभी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट द इक्वेशन, इंटीग्रेट द इक्वेशन। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन का ये साइन होता है 1 अपॉन, ये ऐसा लिख रहा हूं, a माइनस एक्स का आपके पास क्यूब आ गया और इधर आपके पास क्या आ गया, dx इज इक्वल टू है k है dt हो गया आपके पास। यानी कि इस इक्वेशन को अभी मैंने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लिया है। देखिए अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन लेना है हमने। देखिए एक फार्मूलाज हमारे पास होता है कि अगर आपके पास जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, अगर उसके ऊपर पावर ना हो, पहली बात है पावर ना हो, अगर उसके ऊपर पावर ना हो, अगर नीचे वाले का आपके पास डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम नेचुरल लॉग लगा देते हैं। लेकिन अगर ये पावर में हो तो फिर हमने इसको फार्मूलाज के जरिए से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब वो कैसे सॉल्व करना है वो मैं पार्ट यहाँ पर इसके कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पर देखें। इस हिस्से में इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, a माइनस एक्स की पावर क्या है, 3 है, ठीक है। इसको इधर dx भी है। अब ये पावर प्लस 3 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगी, माइनस 3 हो जाएगी। यानी कि a माइनस एक्स हो गया और इधर क्या हो गया, माइनस 3 और साथ में dx आ गया। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है कि जो ऊपर पावर मौजूद है उसके साथ 1 प्लस कर दे और उसी के नीचे ही उसी पावर को नीचे लिखें, सेम टू सेम। मतलब इंटीग्रेशन का फार्मूला ये है कि जब आप पावर वाले को सॉल्व करते हो तो उसके ऊपर आपके पास जो भी पावर मौजूद है उसके साथ 1 प्लस करें और जो पावर ऊपर बन रही है वही सेम टू सेम पावर नीचे भी लिख देनी है। लेकिन अंदर x मौजूद है, x का डेरिवेटिव क्या आता है वो आपने साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो x का डेरिवेटिव 1 आता है लेकिन यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस भी मौजूद है और प्लस आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख देंगे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो a माइनस एक्स है और ऊपर पावर क्या बचेगी, -2 और नीचे हमारे पास भी क्या आ चुका है, -2 और इस साइड पर क्या मौजूद है, -1 और प्लस c है। ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके इंटीग्रेशंस का आंसर है। अभी मैं इसी वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया हमने एक लिहाज से, आप समझे। जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, a माइनस एक्स की पावर है -2 और नीचे भी खाली 2 बचा हुआ है, इज इक्वल टू लिखेंगे, k का k आएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे को रख कैंसिल हो जाएंगे और प्लस c आ जाएगा। यानी कि c आपने एक दफा ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से अलग c लिखें यहाँ से अलग लिखें, सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट आपने लिखना है दोनों तरफ के इंटीग्रेशन का आपके पास। तो ये हमारे पास इस पूरे का अभी तक सोल्यूशन आया हुआ है। ये -2 है, ऊपर पावर नीचे आकर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। यानी कि इसमें थोड़ा सा यू चेंज आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a माइनस एक्स की पावर स्क्वायर में आपके पास हो जाएगी, ठीक हो गया। प्लस आपके पास इक्वल टू kt प्लस c हमारे पास मौजूद है। अब इसको आप ये बना सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 इक्वेशन है। अब यहां तक हम पहुंच गए लेकिन हमारे पास c की वैल्यू मौजूद नहीं है,
तो इसके बाद हम सी की वैल्यू लगाएंगे, मालूम करेंगे। तो सी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस। अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्या है? बाउंड्री कंडीशन ये है कि अगर टाइम जीरो हुआ हो, अगर कांस्टेंट मालूम करना है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अगर टाइम जीरो गुजरा है तो एक्स की वैल्यू भी तो क्या होगी? जीरो। मतलब शुरू में कांस्टेंट तो शुरू में ही मौजूद होना चाहिए जो आपके पास इसके साथ था, इसलिए टाइम जीरो है तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी, एक्स भी नहीं बना होगा। इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहां पर। तो 1 अपॉन हमारे पास है 2 है, ए आ गया, एक्स की जगह पर क्या लगा देंगे? जीरो। के टी है, इधर भी क्या लगा देंगे? जीरो, और प्लस क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए में से जीरो माइनस करें तो मेरा हल कोई फर्क नहीं आएगा, वही चीज आ जाएगी, यानी कि 1 अपॉन 2 आ जाएगा। जीरो माइनस करें कोई फर्क नहीं, लेकिन ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो ए का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? के जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और प्लस क्या बच जाएगा? सी। तो ये इस वक्त अगर आप देखें तो सी की वैल्यू जो है वो भी निकाल ली है। इस सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या कर देंगे? अब पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू को पुट करेंगे, जो इक्वेशन 1 हमारे पास मौजूद है, ताकि हम आपके पास जो है इसको सॉल्व कर सके। इस सी की वैल्यू को इसके अंदर हम पुट करते हैं कि पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, put value of C in equation 1। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के टी। सी की वैल्यू अभी अभी निकाली है जो कि प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? सी की। ये प्लस में है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब अभी हमने इसको सिंपलीफाई करना है, हमारे पास सारे स्टेप हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी हम इसमें क्या करेंगे? सिंपलीफाई करेंगे इसको। तो माइनस है 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? के टी के बराबर है। अब इसकी मजीद जो है सिंप्लीफिकेशन करनी है और के कांस्टेंट को अलग करना है, ताकि आपके पास जो है हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है थर्ड ऑर्डर रिलेशन के लिए उसको फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम में ये जरूरी होता है कि जो चीजें सेम है वो एक दफा लिखेंगे, मतलब 2 इधर भी है, इधर भी है, ये भी आ जाएगा, ए स्क्वायर भी आ जाएगा, और साथ में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी आ जाएगा इक्वल टू के टी। मतलब इस पूरे का एलसीएम मैंने ये ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन है वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी होगा ए स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, जो कॉमन होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, वो यहाँ पर आ चुका है, क्यों? कॉमन वाला वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस, और ये वाला यहाँ पे होगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं इसका। तो इसका फार्मूला क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आपको फार्मूला आना चाहिए, जो कि 8th क्लास से ही स्टूडेंट सीखते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है। तो इसको भी ऐसे ओपन करेंगे, तो ए का स्क्वायर है माइनस 2ax है, और इसी तरीके से प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इधर बी तो हमारे पास कौन है? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू इधर क्या है? के टी, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है? 2 है, ए स्क्वायर है, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया है 2a स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और के टी। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर आप देखें, लेकिन ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास? ये वाला हिस्सा बच गया है। अगर इस हिस्से में भी अगर आप देखें तो आपके पास एक्स वैसे कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाती है, 2ax है माइनस है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू के टी। ठीक है ना? अब यहाँ पर के टी मौजूद है, हमने के को मालूम करना है, तो टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और इसी को डिवाइड करते ही इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इक्वेशन खत्म हो जाएगी, हमारे पास सॉल्व हो जाएगी, यानी कि रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी
यहाँ से x कॉमा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। x कॉमन अगर मैंने ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास अंदर 2a माइनस एक्स बच गया, और डिवाइड में कौन है 2a स्क्वायर है, और हमारे पास है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k के बराबर। तो इस इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है। ये उस वक्त इक्वेशन हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंटली तौर पर जब हमारे पास तीनों रिएक्टेंट जो होंगे इक्वेशन के अंदर, जो हम इक्वेशन बनाई होगी, मैकेनिज्म बनाया होगा, उसमें तीनों रिएक्टेंट सेम हो और सेम कंसंट्रेशन उसकी मौजूद हो, तो तब हम रेट कांस्टेंट के जरिए से थर्ड ऑर्डर को मालूम करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास जब एक्सपेरिमेंटली तौर पर मालूम करते हैं तो हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब एक इक्वल इंटरवल टाइम के बाद हम उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन को मालूम करते रहते हैं, बाय वॉल्यूम भी मालूम करते हैं, बाय कंसंट्रेशन भी मालूम करते हैं। अगर के का आंसर इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करने के बाद के का आंसर हर इंटरवल के बाद सेम आया, इसका मतलब ये है कि वो जो इक्वेशन थी, वो जो एक्सपेरिमेंट था, उसका ताल्लुक थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ है। तो इस तरीके से इक्वेशन कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट केसेस है उसकी भी वीडियो भी मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं।